जय हिंद मित्रों। अमेरिका ने H1B वीज़ा की फ़ीस $1,00,000 कर दी है। ये न्यूज़ आपने सुनी होगी। लेकिन H1B वीज़ा क्या है, इसकी फ़ीस इतनी क्यों बढ़ी, किस कारण से बढ़ी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये खबर द हिंदू में आई, जिसका हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा है कि इन ए मूव दैट इज़ लाइकली टू डिसरप्ट द मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू द US, US President Donald Trump sharply raised H-1B visa fees on Friday from the current $2,000 to $5,000 range to a flat $1 lakh और almost 90 लाख रुपीस। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो H-1B वीज़ा था उसकी फ़ीस 2 से $5,000 की जगह अब बढ़ाकर $1,00,000 या भारतीय रुपयों में कहें तो $90 लाख कर दी है। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे भारत और अमेरिका दोनों पर, ये अब हम समझने वाले हैं। तो ये जो हुआ ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि H-1B वीज़ा है क्या चीज़। ठीक है, तो H-1B वीज़ा जो है ये एक अस्थाई और गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को तकनीक, इंजीनियरिंग, वित्त आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ विदेशी पेशेवरों, यानी जो विदेशी पेशेवर हैं, विशेषज्ञ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, विशेषकर OPT या STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड ETC, इनके लिए जो नियुक्ति होती है उनको नियुक्त करने की अनुमति देता है। हर साल 65,000 वीज़ा और अतिरिक्त 20,000 वीज़ा अमेरिकी विश्वविद्यालय से उच्च डिग्री धारकों के लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये तो वीज़ा है, यानी ये पेशेवरों का वीज़ा है या स्टूडेंट्स का वीज़ा है। लेकिन इस पर बढ़ा कैसे, क्या है, क्यों बढ़ा, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2025 में विवाद बढ़ा, क्यों बढ़ा, इसका कारण तो ये है वार्षिक शुल्क बढ़ा दिया अमेरिका ने, तो ये विवाद है। लेकिन इसका राजनीतिक कारण कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो जो भारत में पहलगाम हमला हुआ था, तो उसमें जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसकी सीज फायर का सारा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेना चाहा। लेकिन भारत के PM नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से मना किया कि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी तीसरे देश का कोई हाथ बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्होंने किसके कहने पर किया? पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि सीज फायर चाहिए, तो भारत ने सीज फायर कर दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से बात की, तब नरेंद्र मोदी ने सीज फायर करवा दी। नहीं सॉरी, नरेंद्र मोदी से कह के डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है, ये एक कारण हो गया। सेकंड कारण ये मानते हैं कि अमेरिका कहता है कि भारत जो है रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि उसे जहाँ से भी सस्ता मिलेगा, सस्ता तेल, वो तेल खरीदेगा। और भारत क्या करता है, उस तेल को खरीद कर रिफ़ाइन करके, कच्चे तेल को खरीद कर रिफ़ाइन करके यूरोप में भेज देता है। तो अमेरिका का कहना है कि भारत के उस तेल से रूस को फंड मिलता है। किस लिए? उसको सहायता मिलती है यूक्रेन में हमला करने के लिए। जो तेल भारत खरीदता है उससे रूस को सहायता मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ही खरीदता है, कई सारे देश खरीदते हैं, चीन भी खरीदता है, लेकिन चीन पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए उसने भारत पर टैरिफ लगाया था, कितना? 25% का। लेकिन भारत नहीं माना, तो उसने और 25% बढ़ा दिया, तो फिर ये कितना हो गया? 50% टैरिफ, यानी कुल 50% टैरिफ हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने समझा कि अब तो भारत अमेरिका के आगे झुकेगा और उसकी शर्त मानेगा। लेकिन भारत ने बिल्कुल इसके उलट किया, इसने बिल्कुल भी शर्त नहीं मानी। सेम टू सेम 50% टैरिफ ही अमेरिका ने ब्राज़ील पर भी लगाया हुआ है। भारत नहीं झुका इससे भी, और इससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज़ हो गए।
तो उन्होंने अब भारत के लिए एक और समस्या खड़ी कर दी। कौन सी? कि अब उन्होंने H1B वीज़ा पर शुल्क बढ़ा दी $1 लाख की। ठीक है, तो ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा के लिए भारी शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जो पहले कितना था? पहले था $2000 से $5000। अब इसे प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष $1 लाख कर दिया। ठीक है, ये इसका विवाद बढ़ने का कारण था मुख्य। तो भारत में क्यों बढ़ा? भारत में इसलिए बढ़ा क्योंकि भारत के भी कई सारे कर्मचारी जाते हैं। इससे हम अगर आपसे समझते हैं कि क्या होता है। विश्व भर में जितने भी H1B वीज़ा धारक हैं, वो फाइनेंशियल 2014-2024 के हिसाब से जो रिपोर्ट है, उसमें इंडिया 71%, कितने 71% इंडियन लोग हैं H1B वीज़ा धारक। उसके बाद बाकी चाइनीज़, फिलीपींस, कैनेडियन, साउथ कोरियन एंड अदर जो कंट्री है, वो सारे मिलकर इतने से हैं, कितने? 29%, और अकेला भारत है 71%। तो बेसिकली ये स्पष्ट हो ही रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा असर भी भारत पर ही पड़ेगा। तो इससे क्या क्या होगा? इससे होगा सबसे पहले तो कि कंपनियां कर्मचारी रखने से पहले सोचेंगी, और छोटी कंपनियां तो रख ही नहीं पाएंगी, और इससे छोटे छोटे स्टार्टअप्स या मिड साइज कंपनी, इन पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा, क्योंकि वो जो पहले $2 या $5000 में रख लेती थी, अब उन्हें $1 लाख देना पड़ेगा। तो वो सोचेंगी, कई बार सोचेंगी रखे या नहीं रखे। ठीक है, तो ये सब हुआ। और इससे क्या क्या विवाद बढ़ा? तो सबसे पहले हम राजनीतिक आलोचना देख लेते हैं कि राजनीतिक आलोचना क्यों है। ठीक है, तो राजनीतिक आलोचना ऐसे है कि अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक और स्टीव बैनन, इन जैसे नेताओं ने इस वीज़ा को स्कैम कहा। और क्या बोला? उन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो वीज़ा है, ये अमेरिकी नौकरियों को विदेशी हाथों में सौंपता है। विदेशी हाथों, स्पष्ट है कि ये भारत को ही बोलेगा, क्योंकि भारत ही 71% H1B वीज़ा धारक है। इसमें इन दोनों के अलावा जो H1B वीज़ा का विरोध कर रहे हैं, मतलब H1B वीज़ा के पक्ष में लेकिन सरकार के इस शुल्क बढ़ाने के विरोध में है, उनमें एलन मस्क का नाम आता है। एलन मस्क ने कहा है कि ये अमेरिका की नवाचार क्षमता पर हमला है। विवेक रामास्वामी ने कहा कि ये जो है नीति प्रतिभा को दंडित करता है, ना कि उसे प्रोत्साहित करता है। ये ब्रेन ड्रेन उल्टा कर सकता है। कैसे? अमेरिका दशकों से वैश्विक प्रतिभा का केंद्र रहा है। ये शुल्क उस धारणा को तोड़ सकता है, और भारतीय, चीनी या अन्य देशों के टॉप इंजीनियर्स अब जो है कनाडा, यूरोप या यूए की ओर रुख कर सकते हैं। स्टार्टअप्स पर असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? छोटे और मिड साइज के जो टेक स्टार्टअप्स हैं, वो $1 लाख थोड़ी दे पाएंगे। उन्हें प्रति कर्मचारी देना असंभव है। मान लीजिए किसी कंपनी में अगर 100 कर्मचारी हैं, तो 100 को, और उनमें से 100 कर्मचारी है और 10 ही भारतीय हैं, तो उन्हें $10 लाख देना पड़ेगा। ये छोटी मोटी रकम नहीं होती। स्कैम कहने वाले जो थे हार्वर्ड लुटनिक और स्टीव बोनन, इन्होंने भारतीय समुदाय में नाराजगी फैला दी। आलोचकों का कहना है कि ये बयान पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ाता है। ये अमेरिका को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गिरावट तो लाएगा ही। ये वहाँ के कई टेक्नोलॉजिशियन और कई नेताओं का भी कहना है। ये तो अमेरिका के हिसाब से हुआ, अमेरिका पर क्या असर पड़ा, लेकिन इसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? भारत H1 वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी है। 2023 में 72% वीज़ा भारतीयों को मिले थे, और 2024 में 71%। ठीक है, 1% की कमी हुई है एक साल में, लेकिन ये फिर भी लगभग 72-71% बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज का रेशियो है। तो भारतीयों पर असर कैसे पड़ेगा? नई नीतियों से भारतीय छात्रों, पेशेवरों और उनके परिवार की योजनाएं बाधित हो रही। कैसे हो रही हैं? तो सबसे पहले तो प्रतिभा पर रोक लगेगी। प्रतिभा, कोई भी प्रोफेशनल्स होगा, STEM या OPT वाला होगा, मान लीजिए डेटा साइंटिस्ट है या रिसर्चर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये जो H1B वीज़ा धारक हैं, ये अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के लिए काम करते हैं, वहाँ की कंपनियों के लिए काम करते हैं। लेकिन ये शुल्क इंटरव्यू और बाधाओं से
बहुत महंगा या इसका जो प्रभाव है ये धीमा हो जाएगा। तो ये ब्रेन ड्रेन का संतुलन बदल सकता है। यानी जो जब अमेरिका अब तक ब्रेन के मामले में या प्रतिभा के मामले में सबसे टॉप में गिना जाता है, अब यही मेन स्ट्रीम से हट सकता है और ये जो स्ट्रीम है प्रतिभा वाली, ये अलग-अलग देशों में जा सकती हैं। कनाडा में जा सकती है, यूरोप में जा सकती है, यूएई की तरफ जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। परिवार परिवारों की योजनाओं को बाधित कैसे करेगा? कंपनी केवल एक इंसान को हायर करती है, उसका शुल्क बहुत हो जाएगा, $1,00,000। तो वो कई सारी रियायतों की कमी करेगी, कई सारी छूट नहीं देगी। तो जो भारतीय जाते थे, वो परिवार के साथ जाते थे, बीवी-बच्चों या मम्मी-पापा के साथ जाते थे। तो अब उन्हें नहीं ले जाएँगे, वो अकेले ही जाएँगे, तो इससे परिवार की योजनाएँ बाधित होंगी। पेशेवर भी इसी तरह जाते थे। और भारतीय छात्र भी जाते थे, लेकिन भारतीय छात्रों पर इनकी रणनीति पर असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र अब H-1B वीज़ा को अनिश्चितता की तरह से देखेंगे और दूसरे देशों में पढ़ाई या नौकरी की योजना बना सकते हैं। इससे अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भारतीय नामांकन घटेगा। नौकरी और करियर पर भी असर पड़ेगा। कैसे? भारतीय पेशेवरों को, प्रोफेशनल्स को अब अमेरिकी कंपनी कम संख्या में नियुक्त करेंगी या केवल जो बड़ी-बड़ी संख्या हैं, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनका बहुत जिनकी सालाना आय बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, बिलियंस में है, वो ही इन्हें अफ़ोर्ड कर सकेंगी। इससे मिड लेवल और एंट्री लेवल की जो जॉब्स हैं, उन पर असर पड़ेगा। ख़ासकर किन पर? जो ओपीटी या स्टेम हैं, स्टेम वाले हैं, इन पर पड़ेगा। भारत सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उस भारत सरकार ने कहा है कि अमेरिका से कहा है कि वीज़ा प्रक्रिया को पारदर्शी करे और न्यायसंगत बनाए। कई भारतीय लॉबिंग ग्रुप और टेक कंपनियां इस प्रस्ताव के खिलाफ राजनयिक और कानूनी प्रयास कर रही हैं। नेक्स्ट परेशानी क्या आएगी? नेक्स्ट परेशानी जो है वो इन पर्सन इंटरव्यू है। यानी पहले इंटरव्यू के लिए खुद को जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑनलाइन मोड में हो जाता था, लेकिन अब इन पर्सन इंटरव्यू होगा, यानी जाना ही पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, तब ही आप ये वीज़ा ले पाओगे। पहले क्या होता था, अधिकांश जो H-1B वीज़ा धारक हैं, इन आवेदकों को ड्रॉप बॉक्स की सुविधा मिलती थी। क्या मिलती थी? ड्रॉप बॉक्स की सुविधा मिलती थी। वो क्या करते थे कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें जमा कर देते थे और बिना व्यक्तिगत इंटरव्यू के, यानी ऑनलाइन रूप से या वीडियो रिकॉर्डिंग या जैसे भी वो बात करें, वो अपना इंटरव्यू दे देते थे। तो वो प्रक्रिया, पुरानी प्रक्रिया क्या थी? तेज़ थी, सुविधाजनक थी और कम तनावपूर्ण थी। खासकर उन लोगों के लिए जो पहले ही जा चुके होते हैं, क्योंकि ये वीज़ा जो है स्टार्टिंग में 3 साल के लिए मिलता है। 3 साल के बाद कोई दोबारा करना चाहे तो कंपनी उसे बढ़ा सकती है, या कोई दोबारा से अमेरिका वापस जाना चाहे, मान लीजिए पहले वहाँ रहा, फिर भारत आ गया या कहीं आ गया और फिर वापस दोबारा कहीं जाएगा, तो क्या होगा? उस पर दबाव पड़ेगा, डबल-डबल उसका टाइम खर्च होगा, सब कुछ उस पर दबाव पड़ेगा। तो अब ये बदला जब से अमेरिका ने घोषणा की है, तो अब सितंबर में जब से घोषणा की है, तो सभी आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार देना होगा, व्यक्तिगत इंटरव्यू देना होगा। इससे वीज़ा प्रक्रिया क्या हो गई? अधिक धीमी और कठिन हो गई। ठीक है? ये नियम पहली बार वीज़ा ले रहे लोगों के साथ रिन्यूअल या ट्रांज़िशन कर रहे लोगों पर भी लागू होगा। यानी जो पहले से जिन्होंने वीज़ा ले रखा है, लेकिन उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, तो उन्हें दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो उनको भी दोबारा से इंटरव्यू देना पड़ेगा, रिन्यू कराने वालों को भी। तो ये आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि देरी होगी, जटिलता होगी। इंटरव्यू स्लॉट सीमित है, जिससे वीज़ा प्रोसेसिंग में महीनों की देरी हो सकती है। इससे नौकरी शुरू करने की तारीखें टल सकती हैं और कंपनियों को क्या हो सकती है? ऑनबोर्डिंग में दिक्कत हो सकती है। यात्रा और खर्च पर भी दबाव पड़ेगा क्योंकि कई आवेदकों को इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर या दूसरे देश की यात्रा करनी पड़ सकती है। मान लीजिए आप किसी छोटे शहर में रहने वाले हैं और कोई अमेरिकी कंपनी है जो भारत में ही इंटरव्यू लेने के लिए आई है, लेकिन कंपनी उसकी दिल्ली में है, आप रहने वाले यूपी के हैं या महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु, केरल, गुजरात के हैं, तो आपको इन पर्सन इंटरव्यू के लिए कंपनी में, जो कंपनी दिल्ली में है, तो दिल्ली में जाना पड़ेगा। या कोई कंपनी अमेरिका में ही है, तो आपको अमेरिका भी जाना पड़ सकता है, तो अमेरिका तक आने-जाने का खर्च होगा सो अलग। तो यात्रा का खर्च होगा, मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। कैसे? इंटरव्यू की अनिश्चितता और पूछे गए सवालों की प्रकृति से आवेदन को मानसिक तनाव होता है, खासकर
जब उनका करियर दांव पर हो, तो ये कॉमन है कि इंटरव्यू बिगड़ ही जाए, और इंटरव्यू बिगड़ेगा तो ये सारे खर्च तो होंगे जो होंगे ही, लेकिन इसकी भी संभावना कम होगी कि उन्हें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये मानसिक दबाव भी बढ़ाएगा। तो भारतीयों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय ही इसको लेते हैं, और ड्रॉप बॉक्स की सुविधा खत्म हो गई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे वीज़ा केंद्र जो हैं, उन पर भीड़ बढ़ गई, और कई लोग कनाडा या दुबई जाकर इंटरव्यू देने की योजना बना रहे हैं। अब अमेरिका की जगह कनाडा या यूएई जैसे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है। समर्थन समर्थन में एलन मस्क है और विवेक रामास्वामी है। ये जैसे जो उद्योगपति हैं, वो समर्थन कर रहे थे किसका, कि ये ना बढ़े। पुरानी नीति का समर्थन कर रहे थे, नई नीति का समर्थन नहीं कर रहे। उनका कहना है कि इस वीज़ा से अमेरिका की नवाचार क्षमता प्रभावित होगी। कैसे होगी? नवाचार की रीढ़ जो होती है, अमेरिका की टेक इंडस्ट्री है। कौन सी? एक तो अपनी गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़न हो गई, या मेटा हो गया। ये जो है, ये सारी कंपनियां, ये जो टेक इंडस्ट्री है, ये किस पर निर्भर है? इस H1B वीज़ा पर निर्भर है। लेकिन एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों की ज़रूरत है। किन की ज़रूरत है? दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों की ज़रूरत है। H1B वीज़ा नवाचार का इंजन है। अगर ये ख़त्म हो गया तो प्रतिभाशाली लोग अमेरिका की जगह पर कई दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। ठीक है, तो वैश्विक नेतृत्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अमेरिका की प्रतिस्पर्धा चीन, यूरोप और यूएई से पहले से ही चल रही है, जहाँ टेक टैलेंट को आकर्षित करने के लिए कई नीतियाँ बन रही हैं। तो अब इस फीस से ये जो लोग होंगे, ये जो प्रोफेशनल्स होंगे, ये कहाँ पर जाएंगे? यूएई की तरफ मुड़ सकते हैं, यूरोप मुड़ सकते हैं, चाइना की तरफ मुड़ सकते हैं। इनमें से कहीं भी मुड़ सकते हैं, क्योंकि उधर सस्ती और सरल प्रक्रिया मिल सकती है। तो H1B वीज़ा जो था, अमेरिका को वैश्विक प्रतिभा का चुंबक बनाए रखता है, लेकिन इस फीस के बाद ये इसका प्रभाव घटा देगा। घरेलू प्रतिभा की पूरकता है। कैसे पूरकता है? समर्थकों का तर्क है कि H1B वीज़ा धारक अमेरिकी श्रमिकों की जगह नहीं लेते, बल्कि उन्हें सहयोग और प्रशिक्षण देते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो सहयोगी हैं, उनका कहना है कि ये जो H1B वीज़ा है, ये अमेरिकियों को बेरोज़गार करता है, और जो दूसरे देश के लोग हैं, उन्हें सस्ते दामों पर हायर करता है, उन्हें सस्ते दामों पर नौकरी देता है, दूसरे देशों को रोज़गार दे देता है। ठीक है? तो इन समर्थकों का तर्क है, पुराने नीति का समर्थक जो था, जो भी है, उनका तर्क है कि ये जो वीज़ा है, अमेरिकी श्रमिकों जो रोज़गार के लिए हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी जगह नहीं लेता, बल्कि उन्हें सहयोग और प्रशिक्षण देता है कम दाम में। क्योंकि एक भारतीय की जितनी सैलरी होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा किसी अमेरिकी की सैलरी होती है। कई स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स जो हैं, विदेशी विशेषज्ञों के बिना प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकती, उनके प्रोजेक्ट्स ठप पड़ सकते हैं। विश्वविद्यालय और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देता है। कैसे? H1B वीज़ा से जुड़े जो नियम हैं, वो यूएसए में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को करियर की स्पष्ट राह दिखाता है। इससे अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय और चीनी छात्रों का नामांकन बढ़ता है, जो अरबों डॉलर की शिक्षा आर्थिक प्रणाली को सहारा देता है। इसमें विविधता भी है और समावेशन भी है। कैसे? समर्थक मानते हैं कि H1B वीज़ा अमेरिका को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाए रखता है। इससे नए दृष्टिकोण, भाषाएं और समाधान आते हैं। जरूरी नहीं कि अमेरिका में ही सब कुछ हो। वैसे भी भारतीय लोग ही सबसे ज़्यादा अमेरिका को बढ़ाए रहे हैं। जैसे सुंदर पिचाई है, और भी कई सारे टेक्नोलॉजिशियन हैं, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ रह रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो नए दृष्टिकोण मिल रहे हैं। अमेरिका का दृष्टिकोण तो मिल ही रहा है, लेकिन जो दूसरे देश से आ रहे हैं, वो अपना दृष्टिकोण लगा रहे हैं और अमेरिका को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन इससे बाधा बढ़ेगी, तो अमेरिका के पास प्रतिभाओं की कमी होगी। इससे भाषाओं की भी कमी होगी, जो वैश्विक बाजार में अमेरिका को बढ़त देते हैं। तो इससे क्या होगा? अमेरिका पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही विरोध भी हो रहा है। किसका? पुराने वीज़ा का।
पुराने वीज़ा का विरोध कैसे हो रहा है? ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी श्रमिकों के हितों के खिलाफ मानते हैं और घरेलू प्रशिक्षण को बढ़ाने की प्राथमिकता की बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? तो विरोध में तर्क ये है कि अमेरिकी नौकरियों पर खतरा है। कैसे खतरा है? विरोधियों का कहना है, ट्रंप का खुद का कहना है कि H1B वीज़ा धारकों को कम वेतन पर नियुक्त H1B वीज़ा धारकों को कम वेतन पर कंपनियां नियुक्त करती हैं, जिससे जो अमेरिका के लोकल्स हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती। उनकी जो नौकरियां हैं, उनके हिस्से की नौकरियां दूसरे देशों के श्रमिकों को मिल जाती है। स्टीव बैनन जैसे नेताओं ने इसे अमेरिकी श्रमिकों के साथ धोखा कहा है। और खुद राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है हैज़ बीन डेलिबरेटली एक्सप्लॉइटेड टू रिप्लेस रेदर देन सप्लीमेंट अमेरिकन वर्कर्स विदाउट नहीं अमेरिकन वर्कर्स विथ लोअर पेड लेबर स्किल्ड लेबर। ये खुद कहते हैं कि ये रिप्लेस करने वाला है किसे? जो लोअर पेड है और लोअर स्किल्ड है। मतलब ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अमेरिका के लोग ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और दूसरे देशों के जो लोग होते हैं वो लो स्किल्ड के होते हैं। उनके पास जो होता है कौशलता, कौशल प्रशिक्षण बिल्कुल लो होता है या घटिया बोल सकते हैं, और उन्हें सैलरी भी कम मिलती है। और उसी कम सैलरी के लालच में जो भारत देशों के लोग जो हैं वो अमेरिका आ जाते हैं और अमेरिकी लोगों की क्या कर लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो वो इसे कम करना चाहते हो और अमेरिका अमेरिका वालों को ही जो हाईली स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल्स मानते हैं वो खुद के लोगों को, तो उनको वापस नौकरी देना चाहता है। और क्या मानते हैं वो कहते हैं कि सस्ता श्रम और शिक्षा। कैसे? कई H1B वीज़ा धारक अमेरिकी विश्वविद्यालयों से पढ़े बिना सीधी नौकरी पा जाते हैं। तो विरोधियों का तर्क है कि ये अमेरिकी छात्रों के निवेश और शिक्षा को कमज़ोर करता है, क्योंकि H1B वीज़ा धारक जो हैं वो अमेरिकी विश्वविद्यालय से पढ़ते तो हैं नहीं, बाहर से पढ़े आते हैं और उनसे बिना पढ़े ही डायरेक्ट नौकरी पा लेते हैं। इससे एक और आती है क्या? अमेरिका अमेरिका कहती है उसकी नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी कैसे आ रही? कुछ आलोचक मानते हैं कि विदेशी कर्मचारियों को अधिक टेक्नोलॉजी और डेटा सुरक्षा के बारे में जानकारी देना ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, खासकर कौन कौन से? खासकर तो है डिफेंस है, एरोस्पेस है और साइबर सेक्टर है। इन सब सेक्टर्स में क्या है, अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है। तो इसके लिए वो चाहती है कुछ ही लोग आएँ, इतने ज़्यादा ना आएँ, क्योंकि खासकर रक्षा, एरोस्पेस और जो साइबर सेक्टर है इनमें संवेदनशील जानकारी होती है, इनके लीक होने की आशंका जताई है अमेरिका ने, जो इस नए के समर्थन में है और पुराने के विरोध में है। वीज़ा का दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने लगाया कि H1B वीज़ा जो है इसका दुरुपयोग पोर्ट शेपिंग के लिए करती हैं कंपनियां, यानी कर्मचारियों को एक से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे क्या होता है, नियमों का उल्लंघन होता है। हार्वर्ड लुटनिक जैसे लोगों ने तो इसे डायरेक्ट स्कैम तक बोल दिया था, ये स्कैम है, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया। और इन्होंने एक और पॉइंट बताया, वो है घरेलू प्रशिक्षण। क्या बताया उन्होंने? घरेलू प्रशिक्षण, इसको जो प्राथमिकता देते हैं। कैसे प्राथमिकता देते हैं? तो ये जो विरोधी पक्ष है उसका मानना है कि अमेरिका को चाहिए स्थानीय युवाओं को क्या करें, STEM जो है स्टेम, इसमें क्या करें, प्रशिक्षित करें, इसमें उन्हें ट्रेंड करें। इसके बजाय किसके बजाय कि अमेरिका विदेशी प्रतिभा पर निर्भर रहे, अपने खुद के युवाओं को इसमें ट्रेन करें। इससे क्या होगा, दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन संभव होगा। कैसे? क्योंकि H1B वीज़ा धारक 3 साल के लिए ही कंपनियां क्या करती हैं, अफोर्ड करती हैं। लेकिन जब अमेरिका के निजी जो होंगे युवा, तो उनसे दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि वो वहीं पर रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, तो उन्हें 3 साल या आगे एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये सब इसके विवाद के कारण थे। जय हिंद।